नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र से। खबरों की शुरुआत दिल्ली से करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, मनमोहन सिंह की हालत बेहद गंभीर है और उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह ने खुद ट्वीट करके पीएम मोदी ने, आपको बताते चले, मनमोहन सिंह पर ट्वीट किया है। पीएम ने अच्छे स्वास्थ्य की मनमोहन सिंह की कामना की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ी और आपको पता चले अहम खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हालत जो है वो अस्थिर है। उसको देखते हुए उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। मौजूदा प्रधानमंत्री ने उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षित रहने की कामना की। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। तिकोनिया हिंसा को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फॉर्च्यूनर चालक शेखर ने एसआईटी टीम को जानकारी दी थी। आशीष अंकित प्रदर्शन वाले इलाके में भी वो गए थे। 2 असलहे, रिपीटर गन, रिवॉल्वर लेकर वो भाग गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, आशीष अंकित प्रदर्शन वाले इलाके में भी गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, उनके पास से 2 असलहे, रिपीटर गन, रिवॉल्वर ले करके वो फरार हो गए थे। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व हर उल्लास का होता है। दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। यह हमारे जीवन में संयम, आत्मबल का संचार करने वाला माना जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया वे दुर्गा पूजा और दशहरा पर पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। नीतीश कुमार ने बुधवार को नवरात्र पर्व की महाअष्टमी के दिन पटना शहर के अगम कुआं स्थित शीतला माता मंदिर जाकर मां शीतला देवी, पटना सिटी स्थित बड़ी पवन देवी मंदिर एवं छोटी पवन देवी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री को विधिवत पूजा कराई। मुख्यमंत्री नीतीश ने मां शीतला देवी, मां आपको पता चले बड़ी पटन देवी एवं मां छोटी पटन देवी से राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति की कामना की। उन्होंने पटना सिटी के मारूफगंज स्थित श्री श्री बड़ी देवी जी तथा श्री श्री दलहट्टा देवी जी जाकर मां भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की। तो कोयला संकट के बीच छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया। जानकारी के मुताबिक उनके हेलीकॉप्टर को कोरबा पहुंचाने की तैयारी थी। बाद में तय कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया। जिला प्रोटोकॉल अधिकारी हरिशंकर पैकरा का कहना था कि केंद्रीय मंत्रालय से संदेश मंगलवार रात 11 बजे के बाद मिला, जिस कारण हेलीकॉप्टर उपलब्ध करना संभव न हो सका। आपको बता चले, हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाना सरकार का विषय है। राज्य में एक ही हेलीकॉप्टर है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के रतनपुर मंदिर में दर्शन करने गए। देश में बिजली संकट के बीच कोयला खदानों का दौरा करने के लिए प्रहलाद जोशी दिल्ली से बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान आपको बताते चलो, उन्होंने कहा है कि बारिश की वजह से कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ था। अब स्थिति पहले से बेहतर है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब कुछ पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। बिजली मंत्रालय की मांग को हम गंभीरता के साथ लेते हैं, ऐसा उनका कहना था। लक्ष्य निर्धारित कर कोयला खदानों से उत्पादन कर रहे हैं। फिलहाल कोल इंडिया में हमारे पास करीब 22 दिनों का स्टॉक है। केंद्रीय मंत्री ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा है कि हमने 20 लाख टन कोयले की आपूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, बिजली के मंत्रालय ने 19 लाख टन कोयले की आपूर्ति का लक्ष्य रखा था। तो आपको बताते चले, लगातार बिजली की आपूर्ति जो है उसको देखते हुए संकट गरमाता जा रहा है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसको देखते हुए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपनी रथ यात्रा लेकर फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस रथ यात्रा को निकालने के बाद भी शिवपाल यादव का प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो। बताते चले कि अखिलेश यादव ने खुलासा करते हुए बताया था कि टेलीफोन पर हमारी जरूर बात हुई है। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। हमारा ये प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हो। जब उनसे पूछा गया कि मथुरा से आपने यह यात्रा शुरू की थी तो आपके साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी थे, क्या आपकी कांग्रेस से बातचीत चल रही है? इस पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, मैं प्रमोद को बहुत पहले से जानता हूं, हमारे आचार्य भी हैं वो, और इसी नाते से उन्होंने इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बताते चले, इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल की रथ यात्रा पर कहा कि वो भी बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। तो भले ही राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रित संख्या में सामने आ रहे हों, लेकिन अस्पतालों में एक बार फिर से हालात गंभीर हो चले। इन अस्पतालों में बिस्तर हाउसफुल होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिस्तरों का संकट होने लगा। स्थिति यह है कि इन अस्पतालों में अब कोरोना नहीं बल्कि डेंगू, पोस्ट कोविड और गैर कोविड समस्याओं से जुड़े मरीजों की संख्या है। नगर निगम के अनुसार इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मरीज सामने आए। बीते हफ्ते में ही डेंगू के कुल 139 मरीज मिले। बीते 2 वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे अधिक मरीज मिले, जबकि अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि डेंगू की वजह से बिस्तर भी भरने लगे। अकेले मैक्स पटपरगंज में ही हालात ऐसे हैं कि यहां सभी बेड भरे हैं। बुधवार दोपहर को यहां एक भी बिस्तर खाली नहीं था। इस तरह फोर्टिस, अपोलो और मैक्स के दूसरे अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज ज्यादा हैं। इसके अलावा एम्स, सफदरजंग, लोकनायक, डीटीबी अस्पताल में भी बिस्तरों को लेकर काफी जद्दोजहद देखने को मिल रही है। एम्स के डॉक्टर विजय गुर्जर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, उनका दोस्त दिल्ली के सभी अस्पतालों में चक्कर लगा रहा, लेकिन उसकी मां को कहीं भर्ती नहीं किया गया। वह एम्स के आपातकालीन विभाग में भी पहुंचा, लेकिन यहां भी उसे बेड नहीं मिल सका। और आपको बता चले, अस्पतालों में बिस्तर भरने के अलावा डेंगू को लेकर प्लेटलेट्स व रक्त की मांग में भी काफी बढ़ोतरी की जा रही है। कहीं 10 तो कहीं 15,000 रुपए में प्लेटलेट्स बिक रही हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और इस समय विद्रोही रुख अपनाए तेज प्रताप यादव को अपनी ही पार्टी में ताने सुनने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद रामा सिंह ने बुधवार को कहा है कि तेज प्रताप पार्टी में रहें या जाएं, इससे पार्टी के किसी भी नेता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। स्थानीय विदुपुर बाजार में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए रामा सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेज प्रताप और उनके छोटे भाई तेजस्वी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद दोनों कुशेष स्थान और तारापुर उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। बिहार के लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। तेज प्रताप यादव के राजद से हटने की बात पर रामा सिंह ने कहा है कि पार्टी महत्वपूर्ण होती है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। लोग आते जाते रहते हैं, पार्टी बनती और बिगड़ती रहती। उन्होंने कहा, तेज प्रताप की वजह से राजद पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि इन चुनाव में राजद की जीत निश्चित है। तेज प्रताप के खिलाफ राजद नेताओं का यह रुख नया नहीं है। इससे पहले पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेज प्रताप अब पार्टी में नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना नक्सलियों से करने के लिए बयान पर विवाद पैदा हो गया। इसके बाद भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार किया। प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को कहा कि आज हिंदू और देश आरएसएस के कारण ही सुरक्षित है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के इस बयान को भारतीय सेना का अपमान करार दिया। कांग्रेस नेता के मिश्र ने ट्वीट करते हुए कहा, बकौल प्रज्ञा सिंह ठाकुर, देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण क्या हमारी सीमा पर सभी धर्मों की रेजिमेंट के बहादुर व शहीद सैनिक बुजदिल व गद्दार हैं? या पूछने की आपकी हिम्मत है आप में कि 96 सालों में संघ का पंजीयन बायोलॉज सूची कहां है? डर है कहीं आप जैसा हश्र अन्य अतिवादियों का ना हो। बताते चले, इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को लेकर कहा था कि इस देश में सही मायने में वे एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखा और उन्होंने हिंदुत्व को ही राष्ट्रीय माना। लेकिन शुरू से ही वीर सावरकर की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश में वीर सावरकर के बारे में लोगों के पास कम जानकारी।
चीन की एक ब्रेड कंपनी को अपनी बेकरियों के लिए जरूरी बिजली नहीं मिल पा रही। दुनिया के कुछ सबसे बड़े पेट उत्पादों में आपको बता दें कि खास केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनी ने उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी। इसी तरह एक पोर्ट सिटी ने शहर की फैक्ट्रियों को पर्याप्त बिजली देने के कवायद में एक ही दिन में 4 बार बिजली कटौती के नियम बदले। ये दृश्य इस समय चीन के हर उस शहर में बहुत आम है जो गंभीर बिजली संकट के दौर से गुजर रहा। चीन की बिजली किल्लत का असर कारखानों और उद्योगों पर पड़ रहा है। बिजली संकट को देखते हुए आपको बता चले, चीन की सरकार ने कोयला खनन और उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। संकट से गुजर रहे चीन को कार्बन उत्सर्जन रोकने के अपने संकल्प से समझौता करना पड़ रहा है। चीन में बिना अनुमति बंद की गई खदानों को फिर से खोलने का आदेश दे दिया गया। मरम्मत के लिए बंद की गई कोयला खदानों और कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों को भी फिर से खोला जा रहा है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए कर प्रोत्साहन का मसौदा तैयार किया जा रहा है। नियामकों ने चीनी बैंकों को कोयला क्षेत्र को भरपूर कर्ज देने का आदेश दिया। स्थानीय सरकारों को चेतावनी दे दी गई है कि वे ऊर्जा उपयोग की सीमाओं के बारे में भी अधिक सतर्क रहें, जो आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के जवाब में लगाई गई थी। चीन की शीर्ष आर्थिक योजना एजेंसी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के महासचिव झाओ चेनकिंस ने बुधवार को बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम कोयला उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिजली की कमी ने चीन की रणनीतिक कमजोरियां उजागर की। इस देश की ऊर्जा भूख बहुत ज्यादा है। दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बिजली की भारी खपत वाले स्टील, सीमेंट और रसायन उद्योगों पर निर्भर है। तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो चुका है। इस बार इसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया। इनमें सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का। सीएम नीतीश कुमार के घोर विरोधी चिराग को इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के मंत्रालय से जुड़ी समिति में जगह मिलने के सियासी हलकों में खूब चर्चा है। आपको बता चले, मंत्री आरसीपी सिंह इसके अध्यक्ष और इस्पात राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा सांसद संजय सिंह, सुनील कुमार सोनी, राज्यसभा सांसद दिनेश चंद्र विमल भाई अनावाडिया और नरेश गुजराल को सदस्य बनाया गया। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा चिराग पासवान और दिनेश चंद्र यादव को भी सदस्य बनाया गया। चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा विधानसभा चुनाव 2022 से जारी। चिराग पासवान लगातार अपने बयानों के जरिए खुलकर नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। चुनाव भी उनकी पार्टी ने अकेले ही लड़ा। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सत्ता में आने पर नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजने तक की बात कही। आखिर उन्हें बिहार में एनडीए से बाहर होना पड़ा। मंगलवार को भी आपको बता चले, बिहार विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में पटना पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने हमेशा मेरे पिता रामविलास पासवान का अपमान किया। तो आज रामनवमी है। मान्यताओं के अनुसार रामनवमी के दिन ही भगवान राम ने राजा दशरथ के घर पे जन्म लिया था। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने के साथ हवन भी किया जाता है। कहते हैं कि रामनवमी के दिन हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस रिपोर्ट के जरिए हम रामनवमी के महत्व को समझते हैं। इस साल 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, जो कि 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को संपन्न हो रहे हैं। आपको बताते चले कि नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की गई। मान्यता है, नवरात्र में जो भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं उन पर माता रानी अपनी कृपा बरसाती हैं। शक्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये कभी भी अपने बच्चे यानी भक्त को किसी भी तरीके से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती। इनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञ में चंडी हवन के लिए किसी भी मूर्ति की अनिवार्यता नहीं रखी गई। नवरात्र के 9वें दिन इस आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। आपको बताते चले, इस फल के कारण ही इसे कामदूधा काल भी कहा गया। आपको ये भी बता दें कि सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नामों की सूची मिलती है। इसमें उनके गुण है व कार्य के अनुसार नाम दिए गए। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी महत्वपूर्ण है। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या देवी का आवाहन किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ
नमः बोलकर भी देवी की प्रिय वस्तु चढ़ाई जा सकती है। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित व 1000 होनी चाहिए। अर्चन में बिल्वपत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंग, चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मोगरे का फूल, चारौली, किशमिश, सिक्का आदि का प्रयोग शुभ व देवी को बहुत प्रिय है। यदि अर्चन के एक से अधिक व्यक्ति एक साथ करे तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को और इसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करनी चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक व नैवेद्य लगाना चाहिए। आपको बताते चले, दीपक इस तरीके से होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित रहे। अर्चनकर्ता को स्नानादि आदि से शुद्ध होकर धुले कपड़े पहनकर मौन रहकर अर्चना करनी चाहिए। इस साधना काल में आसन पर उसे बैठना चाहिए और पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में उसे नहीं करना चाहिए। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन उपरांत किसी साधन, ब्राह्मण, मंदिर में देनी चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किया जा सकता है। इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा कुमकुम देवी पर अनामिका, मध्यमा व अंगूठे का उपयोग करके चुटकी से चढ़ाना चाहिए। रामनवमी पर आपको बताते चले, हवन सामग्री में नीम, पंचमेवा, जटा वाला नारियल, गोला, जौ, आम की लकड़ी, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, इलायची, शक्कर, नौगरा की लकड़ी, आम के पत्ते, पीपल का तना, छाल, बेल और इसके साथ साथ ये सारी चीजें शामिल करनी चाहिए। आपको बताते चले, रामनवमी पर ही कन्या पूजन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर यह भी समझना बेहद जरूरी है कि रामनवमी पर कन्याओं की पूजन कैसे करें। तो आपको बता दें, नवरात्र कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के को आमंत्रित करें। सभी के आने पर उनके पैर धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद कन्याओं और एक बालक को रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं। फिर गाय के उपले को जलाकर उसमें लौंग, कपूर और घी डालें। कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन को पहले माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद सभी कन्याओं और लांगुरिया को भोजन परोसना शुरू कर दें। जब सभी कन्या और बालक भोजन कर ले तो उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा दें। सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अंत में सभी कन्याओं को विदा कर उनके ऊपर जल के छींटे छिड़के। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो शादी का नाम आते ही आजकल के युवा कतराने लगते हैं। जितने भी सर्वे किए गए हैं उनमें बस यही बात निकलकर सामने आई है कि 40% लोगों को तो शादी करनी ही नहीं। युवाओं में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। भारत में हर घंटे 27,000 शादियां होती हैं। हर महीने 8 लाख से ज्यादा लोग शादी के बंधन में बंधते हैं और हर साल 1 करोड़ लोग नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। विवाह को परिवार का स्तंभ माना जाता है, लेकिन क्या अब ये स्तंभ दरकने लगा है? अमेरिका में हुई स्टडी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। तो क्या पूरी दुनिया में विवाह के प्रति लोगों का मोह अब भंग होने लगा है और क्या अब महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पुरुष हमेशा के लिए अविवाहित रहना पसंद करने लगे? क्या खराब आर्थिक स्थिति, रिश्तों का दबाव न झेल पाने का डर और सही जीवन साथी की तलाश पूरी न होने का गम लोगों को अब आजीवन अकेले रहने पर मजबूर करने लगा? और क्या पुरुष इस अकेलेपन का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं और ये इसलिए हैं क्योंकि आज 40% से ज्यादा युवा शादी ही नहीं करना चाहते। दरअसल पेव रिसर्च साल 2019 के अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे को आधार बनाकर ये दावा किया गया है कि अब अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा पुरुष विवाह ही नहीं करना चाहते। अमेरिका में इस समय 25 से 54 वर्ष के 38% पुरुष ऐसे ही हैं जो अविवाहित हैं और शादी करना ही नहीं चाहते। इनमें से 40 से 54 वर्ष के 20% पुरुष ऐसे हैं जो न सिर्फ अविवाहित हैं बल्कि अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इसकी तुलना में 1990 में अमेरिका में अविवाहित पुरुषों की संख्या 29% थी। इतना ही नहीं, पिछले 30 वर्षों में विवाह न करने वाले पुरुषों की संख्या विवाह न करने वाली महिलाओं की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। साल 2020 में ऐसा ही एक सर्वे भारत में भी हुआ था, जिसमें 26 से 40 वर्ष की उम्र के 42% युवाओं ने कहा था कि वो ना तो शादी करना चाहते और ना ही बच्चे पैदा करने चाहते हैं। भारत में ऐसा सोचने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग समान थी। आपको लग रहा होगा कि शायद दुनिया भर के युवाओं की विवाह के प्रति सोच बदल गई है और उन्हें अब ये गैर जरूरी लगने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे इन युवाओं के आर्थिक हालात जिम्मेदार हैं। अमेरिका
अमेरिका में हुआ सर्वे बताता है कि ज्यादातर वो पुरुष अविवाहित रहते हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं होती, जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती ही नहीं है कि वो विवाह कर सके। अमेरिका में अब ज्यादातर वही पुरुष विवाह कर रहे हैं जिनके पास अच्छी खासी नौकरी और अच्छी खासी आमदनी है। ऐसी ही स्थिति भारत में भी है। भारत में हर महीने 10,000 रुपए या उससे कम कमाने वाले 39% युवा शादी करने के इच्छुक ही नहीं, जबकि जिनकी आमदनी 60,000 रुपए या इससे अधिक है उनमें से सिर्फ 21% युवा ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते। भारत में भी कम आमदनी की वजह से विवाह न करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले काफी ज्यादा। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में समाज में जो बदलाव आता है वो कई वर्षों और दशकों के बाद ही सही, लेकिन भारत जैसे देशों में भी दिखाई देने लगता है। आज भले ही भारत में हर साल करोड़ों लोग शादियां करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब शादी की डगर पर या तो जाना ही नहीं चाहते या हर कदम फूक फूक कर रखना चाहते हैं। जिस समाज का आधार ही शादी को माना जाता है, उस समाज का ढांचा धीरे धीरे बदल रहा। पहले संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदले, फिर महिला और पुरुषों ने अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया और अब बहुत सारे युवा शादी और बच्चे दोनों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। कुछ दशक पहले तक महिलाओं को ज्यादा अधिकार हासिल नहीं थे, वो पढ़ाई लिखाई भी पूरी तरीके से नहीं कर पाती थी, लेकिन अब महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और पढ़ी लिखी और पुरुषों के बराबर पैसा कमाने वाली महिलाएं अब ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हो। लेकिन बहुत सारे पुरुष इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई महिलाओं और पुरुषों की नहीं है, बल्कि जीवन को अपने ढंग से जीने की है। शादी के 7 फेरे और 7 जन्मों का साथ अब भी परंपरा का हिस्सा तो है, लेकिन बहुत सारे युवा इस परंपरा को पिंजड़ा भी मानने लगे। एक ऐसा पिंजड़ा जिसमें वो अपने सपनों के पंख फैला नहीं पाते। लेकिन शादी से मोह भंग क्या समाज को भी कमजोर करने का काम करेगा? इस सवाल का जवाब न तो सीधा और न ही आसान है। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज़। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यन न्यूज़।